जय हिंद दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी सीरीज का सेकंड लेसन देखेंगे, यानी इतिहास का सेकंड लेसन देखेंगे। और ये क्लास 12 का इतिहास है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय ये यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एनडीए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और जो लोग बोर्ड्स की तैयारी करते हैं यानी इंटरमीडिएट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। आइए देखते हैं कि पहला चैप्टर हमारा पहले क्या है। देखिए, लेसन का नाम है, पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। यानी इसमें हम राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या दिखा है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, यानी सबसे पहले राज्य कैसे निर्मित हुए और उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी। और जिसका टाइम पीरियड है यानी समय है वो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी 600 ईसा पूर्व से यानी 600 ईस्वी तक। देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हमने हाईलाइट पहले से ही कर दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसके उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। यानी ऋग्वेद का लेखन कहाँ किया गया, ऋग्वेद का लेखन सिंधु नदी और इसकी उपनदियों, सहायक नदियों के किनारे पर ऋग्वेद की रचना की गई थी। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई अन्य क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। यानी ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी मतलब 1000 ईसा पूर्व 1000 बीसी में क्या है, हमारे शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके आए गए। ठीक है, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थान पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को दफनाया गया है। यानी जो हमारे शव को दफनाया जाता था उसमें लोहे के हथियार को उनके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, लोहे के हथियार को दफना दिया जाता था। अब देखते हैं, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। यानी जो हमारे ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी है, इनमें क्या हुआ था, इनमें ही हमारा राज्यों का यानी राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से माना जाता है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से पता चलता है। इसी के साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। यानी पूरे महाद्वीप में नए नए नगर को बसाए नगरे कब, 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में। ठीक है, यानी 600 ईस्वी में, 600 ईसा पूर्व में हमारे नए नए नगर की स्थापना की गई है। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। यानी ये सब हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है उस समय के जो सिक्के थे, जैसे आज का सिक्का होता है, अभिलेख थे। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख एक बड़ा सा पत्थर होता है, इस पर कुछ लिखवाया जाता है राजाओं के द्वारा, इसको हम अभिलेख कहते हैं। फिर है ग्रंथ पुराने ज़माने में हमारे कौन से ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद है, 4 वेद हैं, पुराण है और चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये सारे पुस्तकों से हमें मिलते हैं। ठीक, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल सकती। यानी इन स्रोतों से हम पूरा विकास का, पूरे साम्राज्यों के विकास को नहीं जान सकते हैं। देखते हैं आगे। अब देखिए, इसमें प्रिंसेप और प्रियदर्शी। ठीक है, पहला हमारा है, भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। यानी जो हमारे जेम्स प्रिंसेप है, ये जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने 1830 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी, पुरानी लिपि थी, उनको पढ़ा, उनको समझाया। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्के पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुख आकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का, आगे हम देखते हैं। यानी सबसे पहले कौन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले अभिलेख को किसने पढ़ा है, तो कौन पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने। और किसके अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को, किसके, अशोक के अभिलेख को उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। अशोक को क्या कहा जाता है, अब अशोक को कहा जाता है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी, और इसका क्या अर्थ है,
मनोहर मुख आकृति वाले राजा है, ठीक है, यानी उनकी जो मुख थी वो बहुत मनोहर थी, ये प्रियदर्शी का अर्थ होता है। अब यहाँ पे देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं, यानी जिसमें हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं उनको अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। ठीक, यहाँ देखते हैं, जनपद का अर्थ एक ऐसे भूखंड है जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत एवं संस्कृत दोनों में मिलता है। यानी जो जनपद है, आज जैसे जनपद का अर्थ होता है जिला, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जन होता था, ठीक है, जन बदला हमारा जनपद में, यानी जनपद हुआ, और जनपद हमारा हो गया महाजनपद में। आगे हम लोग देखेंगे कि महाजनपद क्या है। जनपद महाजनपद हो गया। और जन मतलब होता है लोग, जन मतलब लोग, जन का क्या अर्थ होता है, जन का अर्थ होता है लोग, ठीक, लोग। अब पद का अर्थ होता है पैर, यानी वे स्थान जहाँ पर लोगों ने पैर रख दिया है उसको जनपद कहा जाता है। और इसका प्रयोग किस में हुआ, प्रयोग प्राकृत एवं संस्कृत दोनों में मिलता है, ठीक है। प्राकृत हमारी एक भाषा है, ठीक है, ये हो गया। अभी हमने क्या देखा कि नाम अशोक भी लिखा है, कहीं कहीं उस पर प्रियदर्शी और अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। बौद्ध ग्रंथ में अशोक को सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा बताया गया है। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने अपने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम से 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक समान चित्र तैयार हो सका। यानी जो उस समय में हमारे ग्रंथ थे, सिक्के थे, अभिलेख थे, उनको खोजा गया, उनको पढ़ा गया, उनका अर्थ निकाला गया, तभी हमें पता चला कि हमारे पुराने ज़माने में कौन कौन से साम्राज्य थे, कौन कौन से क्या थे। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो था, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रारंभिक राज्य कौन कौन से थे। यहाँ दिया है 16 महाजनपद, क्या 16 महाजनपद। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, हम इसका अलग से वीडियो बनाए हैं और उसको याद करने का ट्रिक भी बताए हैं, तो आप वहाँ पे पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यानी जो हमारा 16 महाजनपद हैं, इनका उल्लेख हमारे बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम का सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते हैं। तो जो हमारे 16 महाजनपद थे उनमें से वज्जी है, मगध है, कोसल है, कुरु, पांचाल, गंध और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। ये सब नाम हमें मिलते हैं, ठीक। अब देखते, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। यानी महाजनपद पर कौन शासन करता था, राजा। लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। यानी जो गढ़ था, जैसे महाजनपद में राजा होते थे, तो जहाँ गढ़ होता था वहाँ पे कई लोग मिल के आपस में शासन करते थे। यानी कई लोग मिल के शासन करते थे और उनको भी राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजा। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। भगवान बुद्ध और जो भगवान महावीर हैं, इनकी ये संघ से संबंधित थे। किससे, संघ से संबंधित थे। वज्र संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि समेत अनेक आर्थिक स्रोत पर राजा गढ़ समूह नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे।
प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं, यानी जो भी महाजनपद थे उन महाजनपद, जैसे मान लीजिए हमारा महाजनपद तो राजधानी होती थी, तो इसके चारों ओर ईंट से दीवार घेरे जाते थे ताकि कोई भी राजा, कोई भी दुश्मन आक्रमण ना कर सके। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हम अभिलेख क्या होता है। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेख में इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है। जो अभिलेख होता है वो हमारे किससे बने होते हैं? अभी बताया ना, मिट्टी से, ठीक, पत्थर से, मिट्टी और पत्थर या किसी धातु से भी ये बने होते थे। और इस पे क्या लिखा जाता था? इस पे अमलिकुम उपलब्धि, राजा की उपलब्धि की, यानी राजा ने क्या किया, युद्ध किया, कितने युद्ध किया, इतना दान दिया, इतना मंदिर का निर्माण किया, इन सारे चीज़ों का उल्लेख होता था। और उन पे तिथि यानी समय का भी कभी कभी उल्लेख होता था। तो उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ को इस प्रकार लिखा जाता है, यानी अ को इस तरह से उल्टा के की तरह लिखा जाता था। और 500 ईस्वी में यह इस प्रकार लिखा जाता है। इसका आप संरचना देख सकते हैं ना कि पहले इस तरह से लिखा जाता था और 500 ईस्वी में यानी 750 साल बाद ये इस तरह से हो गया, यानी उसका जो लेखन था वो धीरे धीरे बदलने लगा। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जनसामान्य की भाषा होती थी, यानी जो सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं वो प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। और प्राकृतिक भाषा क्या होती है? जनसामान्य की, यानी जो लोग आम तौर पर लोग बोलते थे वो भाषा होती थी। इस अध्याय में हम अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेख से प्राप्त हुए हैं, आपको यह तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं, यह संभव है कि ये लोग अन्य भाषा भी बोलते थे लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है कि अभिलेखों को लिखने में सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? प्राकृतिक। किसका? प्राकृतिक। और भाषाओं का भी उपयोग किया जाता था लेकिन उसमें ज़्यादा इसको उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक, आगे हम देखते हैं। अब क्या, किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भरी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। यानी जो हमारे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है उसी में हमारे ग्रंथों में लिखे गए कि जो शासक होंगे, जो राजा होगा वो क्षत्रिय वर्ग का होगा। ठीक है, क्षत्रिय वर्ग का होगा। जो उसमें 4 वर्ण होते थे ना, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या होता था? ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन यज्ञ करवाना होता था। क्षत्रिय का काम युद्ध करना होता था, यानी अन्य समुदायों की रक्षा करना होता था। वैश्य का काम होता था कृषि या व्यापार करना। शूद्र का काम होता था कि इन तीनों वर्णों की सेवा करना होता था। ठीक है, तो शासकों का काम किसान, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता है। यानी शासकों का काम क्या था? किसानों और व्यापारियों से कर तथा भेंट वसूला जाता था। क्या हम वनवासियों और चरवाहों से भी कर में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन जुटाना, इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार किए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। यानी सबसे पहले तो कृषक और व्यापारी से कर लिया जाता था और बाद में कुछ राजा अपने सेना बनाकर और बगल के यानी आसपास के राजाओं पर आक्रमण करके उनको लूट कर भी पैसा यानी धन इकट्ठा करते थे। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा वह एक समूह शासन ही है, यद्यपि इनका नाम अलग है। यानी ओलिगार्की या समूह शासन एक शब्द है, इसका अर्थ होता है कि जहां सत्ता पुरुषों के समूह के साथ
हाथ में होता है, यानी एक समूह के जहाँ कई लोग हों और उन सभी के हाथों में एक शासन होता था, यानी किसी एक के हाथों में शासन नहीं होता था। आगे देखते हैं, ये हमारा कुछ मैप है कि यहाँ क्या लिखा है, आरंभिक राज्य हुए उनकी राजधानियाँ। ठीक है, देखिए ये हमारा मल्ल महाजनपद है, ये कुशीनगर इसकी राजधानी है। ये वज्जी है, इसका वैशाली राजधानी। ये हमारा मगध है, मगध की राजधानी प्रारंभिक क्या थी, राजगीर है। ये हमारा अंग है, अंग की राजधानी चंपक है। ये वत्स है, वत्स की कौशाम्बी है। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। ये हमारा अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। सूरसेन है, इसकी राजधानी मथुरा थी। एक कुरु है, कुरु की राजधानी क्या थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल है, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ये सारे हमारे 16 महाजनपद दिया गया। यहाँ पे हमारा गांधार है, गांधार की जो राजधानी है वो देखिए पुष्कलावती या तक्षशिला है। ठीक है, कंबोज हमारा, ये सब हमारे क्या है, हमारे महाजनपद थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 16 महाजनपद में प्रथम मगध, यानी 16 महाजनपद जो थे उनमें सबसे प्रथम था हमारा मगध महाजनपद। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था। कौन सा, मगध था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। यानी मगध हमारा शक्तिशाली बना, क्यों बना, क्योंकि इसका एक कारण था कि यहाँ की खेती जो होती थी उसमें उपज अच्छी होती थी। दूसरा यह कि लोहे की खादानें आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी, और लोहा की खादान जो होती थी, लोहा भी यहाँ उपलब्ध था आसानी से, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। यानी मगध में जंगल भी पाए जाते थे, जिसमें हमारे क्या होते थे, हथियार, जिससे उपकरण हथियार बनाना सरल। इसमें क्या होता था कि जो हमारी लकड़ी होती थी, लकड़ी से कई सारे हथियार बनाए जाते थे, और इसमें हाथी पाई जाती थी, जिससे हाथी को सेना में भी भर्ती किया जाता था। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियां से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। जो हमारा मगध महाजनपद है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो इससे क्या होता था कि हमें नदी के माध्यम से आवागमन, आना जाना, यानी व्यापार भी करना आसान हो जाता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। और जो आरंभिक जैन और बौद्ध लेखक ने वो मगध के विभिन्न शासकों को नीतियों को बताया कि इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनम जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे, और उनके मंत्री उनकी नीतियाँ लागू करते थे। जो हमारा मगध के उत्थान में सबसे ज़्यादा माना जाता है बिंबिसार को, अजातशत्रु को और महापद्मनंद, इन तीनों शासकों को इन्होंने मगध क्षेत्र का विस्तार किया। ठीक है, इन्होंने मगध क्षेत्र का विस्तार किया, जिससे मगध को और ज़्यादा शक्तिशाली बनने में मदद मिली। प्रारंभ में राजगाह, आधुनिक बिहार का राजगीर, यानी आज का जो राजगीर है वो पहले राजगाह कहलाता था। ये मगध की राजधानी होती थी, मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर, यानी राजगाह का क्या अर्थ है, राजगाह का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था, यानी इनके चारों ओर किलाबंदी किया गया था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, यानी बाद में किसको, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र आज का पटना है, आज का पटना पाटलिपुत्र कहलाता था, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते व आगमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। यानी ये गंगा नदी के किनारे स्थित था, जिससे आने जाने में बहुत सुविधा होती थी, बहुत सरलता होती थी। आगे देखते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। यानी सबसे पहला जो साम्राज्य था, पहला नहीं कह सकते, पहला हमारा जो बड़ा साम्राज्य था वो हमारा था मौर्य साम्राज्य। कौन सा था, मौर्य साम्राज्य। इनकी स्थापना कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और लगभग 321 ईसा पूर्व में, और ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इनके पौत्र अशोक, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके पौत्र मतलब होता है पोता, जो
अशोक है वो चंद्रगुप्त के पौत्र थे यानी पोते थे। इन्हें आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध यानी सबसे फेमस शासक माना जाता है। किसको? अशोक को। उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, यानी जो आज का आधुनिक उड़ीसा है उस पर कलिंग, उसे कलिंग कहा जाता है। और कहा जाता है कि उन्होंने कलिंग में लगभग 1 लाख लोगों की हत्या की थी। कितने? 1 लाख लोगों की हत्या की थी, जिससे उसे देखकर जो अशोक है, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखें भाषाएं और लिपियां। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख आरामिक और यूनानी भाषा में हैं। जो अशोक का अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में अधिकांश लिखे गए हैं, लेकिन जो हमारा पश्चिमी उत्तर है यानी पश्चिम उत्तर में मिले अभिलेख हैं वो आरामेयिक और यूनानी भाषा में है। प्राकृतिक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। अरामाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया जाता था। यानी जो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं उनकी लिपि क्या थी? उनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी। तो ये पूछा जा सकता है कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। और कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। और कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? और अरामेयिक और यूनानी भाषा का, और इसमें खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी मौर्य वंश के बारे में हम कैसे जानें। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतया मूर्तिकला। यानी उन्होंने जो इतिहासकार थे वो मौर्य काल के बारे में जानकारी के लिए उन्होंने मूर्तिकला का प्रयोग किया। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई। यानी उस समय जो रचनाएं हुई थी, ग्रंथ जो थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा किया गया विवरण। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके दरबार में मेगास्थनीज एक राजदूत रहता था। ये हमारा सेल्यूकस निकाटेर सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका में उसने विवरण दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं, यानी पूरा इंडिका नहीं उपलब्ध है, कुछ ही इंडिका उपलब्ध हैं। और एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चाणक्य लिखा गया। और ये राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से। अर्थशास्त्र का मतलब ये मत समझ आइए कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। यानी चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, इन्होंने इसकी रचना की थी। साथ में मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यानी जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पौराणिक ग्रंथ में भी मौर्य साम्राज्य का उल्लेख होता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। यानी अशोक द्वारा जो बनाए गए अभिलेख थे, अशोक द्वारा बनाए गए अभिलेख जो थे उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है मौर्यकालीन के बारे में जानने के लिए। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पालिश हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक जो होता था, जैसे ये हमारा स्तंभ आप देख सकते हैं ना, सिंह शीर्ष वाला, ये एक स्तंभ है। ये बड़े बड़े ऐसे पिलर होते थे, फिर पिलर पे हमारे ये चारों बागों को बनवाया जाता था। तो ये हमारे स्तंभ लेख कहलाते हैं। इन पर उसने पत्थर से बनवाए थे इसको, उन पे वो अपने संदेश लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। यानी बौद्ध धम्म का धम्म का अर्थ होता है धर्म। ठीक है, धर्म का प्राकृतिक रूप है धम्म। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। यानी जो अशोक था वो सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार करने के लिए कहता था, सेवकों और दासों के साथ भी उदार व्यवहार करने के लिए कहता था, और वो क्या कहता था? दूसरे धर्मों की परंपराओं का आदर। कहता था कि दूसरे धर्म का भी आप सम्मान करें, केवल बौद्ध धर्म का ही सम्मान ना करें। ये हमारा देखिए स्तंभ लेख है, ये सिंह शीर्ष है, जो 4 सिंह है, एक यहाँ पे और एक पीछे होता है। ये हमारा सारनाथ से मिला है। कहाँ से? सारनाथ से। ये पूछा जाता है कि जो हमारा अशोक चक्र है वो कहाँ से मिला है, तो ये सारनाथ से मिला हुआ है। आगे देखते हैं।
साम्राज्य का प्रशासन यानी मौर्यकालीन साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख केंद्र थे। किसने? 5 प्रमुख केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, और 4 प्रांतीय केंद्र जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। यानी जो अशोक के अभिलेख हैं वो कहाँ तक है? पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में है, आंध्र प्रदेश तक है, उड़ीसा तक है, उत्तराखंड तक है। ये सब जगह फैले हैं और सब जगह एक जैसे संदेश उत्कीर्ण है, यानी एक समान उल्लेख किया गया है। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्यों में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान और के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यानी कहा जा रहा है कि जो हमारा अफगानिस्तान है वो पहाड़ी इलाकों पर बसा है, और जबकि जो हमारा उड़ीसा है वो तटीय क्षेत्र में बसा है। तो इन दोनों का शासन एक समान कैसे हो सकता है भाई? पहाड़ी क्षेत्रों में रहन सहन अलग होता है, तटीय क्षेत्रों में अलग होता है, मैदानी क्षेत्रों में रहन सहन अलग होता है। तो इनका प्रशासन एक तरह से नहीं था शायद। ठीक है, यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे यह संभव कि प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय क्षेत्र केंद्रों पर रहा हो। यानी जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे राजधानी है तो इसके चारों तरफ ही इसके मतलब थोड़े थोड़े दूर पर ही जो प्रशासन था वो कड़ी रूप से पालन किया जाता था, पर कि दूरस्थ क्षेत्र में जो प्रशासन था उतना कम प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आज भी देखते हैं ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मैप दिया गया है, यहाँ पे देखिए कुछ संकेत दिया है। जो हमारा ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में है वो हमारा है महाशिलालेख। क्या है? महाशिलालेख। और जो हमारा आयत में है वो हमारा है लघु शिलालेख, और जो सर्किल में यानी गोले में है वो हमारा स्तंभ अभिलेख है। तो कहाँ कहाँ से? देखिए, गिरनार से महाशिलालेख मिले हैं, सन्नति से है, सोपरा से है, कंधार से है, मनसेहरा से है, शहबाजगढ़ी से है, कलसी से है, इधर कलिंग है, जौगढ़ है, शिशुपालगढ़ है। इस से हमारे क्या मिले हैं? महाशिलालेख मिले हैं। क्या मिले हैं? महाशिलालेख मिले हैं। और फिर जो हमारा आयत में है, जैसे हमारा बैराट हो गया, भब्रू हो गया, और यहाँ पे बहपुर हो गया, बाकी ये सब क्षेत्रों में देखिए मास्की है, सिद्धपुर है, ब्रह्मगिरी है, चित्तूर है। ये सब से हमारे क्या मिले हैं? लघु शिलालेख मिले हैं। क्या मिले हैं? लघु शिलालेख मिले हैं। फिर हमारा जो सर्किल में जैसे सांची है, गुर्जर है, कौशाम्बी है, अरौरा है, सारनाथ है और सहसराम है, बाकी इधर रुमिन देव अभिलेख है। इन सब से हमारा क्या मिले हैं? स्तंभ अभिलेख मिले हैं। इधर हमारा टोपरा है, दिल्ली मेरठ है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे आप देख सकते हैं इसको, ये सारा हमारा मैप है। आगे देखते हैं। अपने साम्राज्यों के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या कई महीनों का समय लगता होगा। यानी हमारा जो राजधानी था उस समय तो गाड़ी होती नहीं थी, तो लोग समुद्र यानी जो गंगा नदी था उसके माध्यम से आते जाते थे, उनके माध्यम से आवागमन होता रहता था। तो और जाने में हमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता था। तो क्या कह रहा है? कई सप्ताह या महीनों का समय लग जाता था। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। जाहिर सी बात है कि हमें कहीं भी जा रहे हैं, अगर टाइम हमें लगेगा तो हम कहीं ना कहीं रुकेंगे, और जहाँ रुकेंगे तो वहाँ खाना पीना भी करेंगे। तो वही चीज़ है कि उसकी भी खाने पीने की व्यवस्था भी रास्ते में होता था। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी, यानी सेना जो है उसकी रक्षा करती रही होगी। फिर मेगास्थनीज ने सैनिकों गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है। एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किसने किया है? मेगास्थनीज ने। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, और तीसरा का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथे का अश्वारोही, 5वीं का रथारोही तथा 6ठे का काम हाथियों का संचालन करना था। यानी
यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे मेगास्थनीज ने वो किसकी किसकी उल्लेख किया था। फिर है दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्त करना। ये कौन कौन करता था? ये एक समिति और 6 उप समितियों का मिला के ये सारा काम होता था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म प्रचार के द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और स्वभावमुख थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में भी अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नामक से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे? मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे। कुछ लोग नदी की देखरेख करते थे और भूमि का मापन करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। यही चीज़ मिस्र में भी होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी मुखद्वार का निरीक्षण करते हैं, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यानी कुछ लोग पानी का देख रेख भी करते हैं ताकि सभी लोग को पानी जो है वो सही मात्रा में मिल सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे और शिकारियों की कृतियों का आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। यानी शिकारी जो लोग शिकार का काम करते थे उनका भी देख रेख अधिकारी करते थे। ठीक, वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। यानी अधिकारियों के द्वारा क्या क्या काम किया जाता था? पानी की देखरेख किया जाता था, शिकारियों की देखरेख किया जाता था, व्यवसायों का, करों का वसूली करते थे और लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों इन सब का भी देखरेख किया करते थे। फिर सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा है। हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोग, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यानी हाथी को पकड़ने के लिए उन लोग क्या क्या करते थे? जो वन संरक्षक होता था, हाथी पालने वाला होता था, उनके पैर में जंजीर बांधने वाला होता था, सीमा रक्षक होते थे और 5 से 7 हाथनियों को लेकर वो हाथी को पकड़ते थे। और उनके जो मलमूत्र होता था उनके सहारे देखकर वो पता करते थे कि कहाँ कहाँ हाथी गया है। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्ति मानते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा अतिशयोक्ति है, इसको बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा गया था, शायद उतना नहीं था जितना कि विवरण में दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजा, दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पांडे जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। यानी दक्षिण में कौन कौन से? चोल, चेर और पांड्य राज्य का उदय हुआ। और ये क्या थे? ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। समृद्ध यानी धनवान थे ये सब साम्राज्य। ठीक है, हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार किया है। यानी इसका जो सूचना में कहाँ मिलती है? प्राचीन संगम ग्रंथों में मिलता है इनकी सूचना। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई के मूल शक शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने सामाजिक अस्तित्व का दावा किस प्रकार से किया। देखते हैं सरदार और सरदारी क्या होते थे। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था
जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी, यानी वो वंशानुगत भी हो सकते थे और उनको चुना भी जा सकता था। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मदद की भूमिका निभाना शामिल है। यानी सरदारों का क्या काम होता था? युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवाद को सुलझाना और विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, जैसे यज्ञ हुआ और सारे काम हो गए। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना का अधिकारी नहीं होता। यानी सरदार क्या होते हैं? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्तित्व है, उसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी, और इनका काम युद्ध के समय संचालन नेतृत्व करना, अनुष्ठानों का संचालन करना, विवादों को सुलझाना, ये सारा काम उनका होता था। उनकी कोई अपनी अस्थायी सेना नहीं होती थी, उनकी अस्थायी सेना नहीं होती थी। देखते हैं दैविक राजा। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम ईस्वी तक इस उपाय का प्रयास सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपराओं के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की है, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थीं। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी उस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकार का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। संभवतः ये उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। यानी इनका कहना ये है कि जो हमारे उस समय के शासक होते थे वो अपनी तुलना देवों से यानी भगवान से करते थे। ठीक है, कि हम भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हैं, हम भगवान के समान हैं। ठीक है, इस तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत करते थे। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वो राजा भी बन जाते थे, और राजा दुर्बल होते थे तो वो बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों सहायता से लिखा गया। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रस्तुतियाँ भी उपयोग रही हैं। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए अभी इसको हम देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक कुषाण सिक्का है, इसका अग्रभाग कनिष्क है और पृष्ठभाग पे देवता है। ये मान लीजिए ये हमारा अग्रभाग है। अग्रभाग पे जो हमारे क्या है, कनिष्क है। कनिष्क एक कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और ये एक सिक्के पर एक अग्रभाग पर उसका चित्र छपा हुआ है और पीछे उसके देवता का चित्र छपा हुआ है। यानी वो अपने आप को राजा के समान वो अपने आप को देवता के समान दिखाना चाहता है कि हम देवता के समान हैं। ठीक है। पांड्य सरदार सेनगुप्तवन की वनवार्ता। यह तमिल महाकाव्य शिल्पधिकारम का एक अंश है। जब वह अपने वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे। ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजय का आदर करते हैं, वे अपने साथ उपहार लाएं, जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थीं। यानी जो पांड्य सरदार होते थे सेनगुप्तवन, वो एक बार वन यात्रा कर रहे थे तो उनके स्वागत में लोग बहुत सारे सामान लेकर आए, जैसे हाथी के दांत, सुगंधित लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने लेकर आए थे, जो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है। प्रसाद, नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी उन्होंने लेके आए थे। लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। यानी जो गुप्त सम्राट का
प्रयाग प्रशस्ति है, यानी प्रयाग प्रशस्ति ये अभिलेख होता था। ये इसकी जो रचना वो हरिशरण ने की थी और इसकी संस्कृत में किया गया। किसमें? संस्कृत में। ये पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति पे उल्लिखित भाषा कौन सा है, तो संस्कृत में है, ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी? हरिशरण ने की थी। अब समुद्री प्रस्तुति में क्या था? यह प्रयाग प्रस्तुति का एक अंश है जो प्रयाग प्रस्तुति में लिखा गया है। धरती पर उनका कोई प्रतिबंधी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा, पुरुष और साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। यानी उनकी बड़ाई की गई है, उनकी प्रशंसा की गई है। और वे अज्ञेय हैं, उनकी कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। सहस्र गायों के दाता हैं, उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, बेरड़ियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। यानी जो हमारे क्या हैं, समुद्रगुप्त हैं, उनको किसके तुल्य बताया गया? उनको देव के तुल्य बताया गया। जैसे इंद्र देवता, ठीक, और यम देवता यानी मृत्यु के देवता, वरुण के देवता, इन सब के समान बताया गया है, ठीक है। ये हमारा देखिए बलुआ पत्थर से निर्मित कुशाण राजा की एक मूर्ति है, जिनमें उनका जो सिर है यानी धड़ है वो इसमें टूट गया, इसमें नहीं आया। हुई उनकी पोशाक को आप देख सकते हैं, इनकी तलवार है, ये आप इनकी देख सकते हैं, ठीक है। बदलता हुआ देहात, जनता में राजा, बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि, यानी जनता में राजा की छवि क्या थी उसके बारे में बताया जा रहा है। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों से जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और भावों के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका विवरण निराकरण करने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं को समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं, स्रोत, मौखिक किस्से, कहानियाँ हैं जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई हैं। यानी देखिए जो अभिलेख होते थे वो अभिलेख में राजा अपने अपने कार्य को लिखवाता था, तो उसमें प्रजा की जो राजा के प्रति क्या छवि होती थी वो नहीं बताया गया है। तो जो इतिहासकार हैं वो जातक कथा, पंचतंत्र और इनके माध्यम से उन्होंने पता लगाने की कोशिश की है। गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। यानी एक कथा में कहा गया कि जो कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से, यानी किसी राजा की प्रजा जो किस प्रकार दुखी है, जिनमें पशुपालक, किसान, पुरुष, महिलाएं, ग्रामीण बालक ये सब शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के राजा को भला बुरा कहा। यानी राजा अपना भेष बदलकर लोगों के बीच में जाता है, तो लोग जो हैं अपना दुख दर्द उस राजा को सुनाते हैं कि क्या क्या हमको दुख है। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी स्थिति बचने के लिए लोग अपने अपने गाँवों छोड़कर जंगल में बस गए हैं। तो जब ये राजा को लोग बताने लगे कि रात में डकैत आते हैं और दिन में कर इकट्ठा करने वाले हैं, और वो इनकी डर से गांव को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, तो राजा को कुछ न कुछ आभास हुआ। ठीक, जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के संदर्भ में संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे। यानी इसमें कहा गया कि इससे पता चलता है कि जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा कर वसूल करते थे अपने राजकोष को भरने के लिए। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने के उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने और उपाय ढूंढने की शुरू किए। यानी उन्होंने सोचा कि भाई हम कब तक भागेंगे, तो उन्होंने अपने उपज को बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय को सोचा। अब उपज बढ़ाने के तरीके क्या हैं देखते हैं। उपज बढ़ाने का
एक तरीका है हल का प्रचलन, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा और कावेरी नदी घाटियों की उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। देखिए, जब मनुष्य हल का प्रयोग नहीं करता था तो वो खेती करने के लिए या तो कुदाल या छोटे छोटे चीज़ों का उपयोग करता था, तो इससे जो मिट्टी है वो ज़्यादा भुरभुरी नहीं हो पाती थी, मिट्टी की खुदाई सही से नहीं हो पाती थी, तो फसल कम होते थे। तो उन्होंने हल का प्रयोग किया, जिससे जो मिट्टी है खुदाई ज़्यादा होती थी, खेतों को सही से जोता जाता था, तो जिससे फसल होती थी, अच्छी होती थी। जिन क्षेत्र में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगा, क्योंकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, ऐसा फलों का उपयोग महाद्वीप के कुछ हिस्सों में होता था। ठीक है, यानी फलों का जो हलों का उपयोग होता था कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन क्षेत्रों वाले लोहे के फाल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान महाद्वीप पूर्वोत्तर के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक तौर तरीका कुएं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। यानी इनमें ये सारी चीज़ें भी शामिल थी। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाब, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग होते थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में करवाया। यानी जो लोग कुएं या तालाबों या नहरों का उपयोग मरम्मत करवाते थे या बनवाते थे, उन्होंने अपने इस कार्य को कहाँ लिखवाया? अभिलेखों में लिखवाया। किसमें? अभिलेख में इसको लिखवाया। ठीक है, ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। ग्रामीण समाज में क्या क्या भिन्नताएं थीं उसको देखते हैं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतिहर, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। यानी गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। आज भी देख लिए, जो ग्राम प्रधान है वो इसी तरह सिचुएशन है। ठीक है, कि वो हमारे जो आम जनता है उन पर नियंत्रण करता रहता है। नियंत्रण नहीं करता है, लेकिन जो जनता है वो अपना हक, अपना अधिकार नहीं जानती है, तो इसकी वजह से वो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गाँव में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख है, जैसे वेल्लालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवा और दास अड़ीमा। यह संभव है कि वर्गों की यह भिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती थी। गुजरात की सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के बारे में जानते हैं। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है, जिसे इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। यानी कौन से शासक थे? रुद्रदमन, शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख इस पर किया गया है। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलधारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। मौर्य काल में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत कर अपने खर्चे से करवाई थी, और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के शासक ने इस बार इस झील का मरम्मत करवाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सुदर्शन झील, ये इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि सुदर्शन झील के निर्माण किसने करवाया था। तो ये मौर्य वंश के एक राजदूत ने, और बाद में इसको रुद्रदमन ने क्या करवाया था? इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सीमाओं का महत्व। सीमाओं का महत्व क्या है? सीमा मतलब बाउंड्री, जो बाउंड्री होते थे उसका महत्व क्या है?
मनुस्मृति आरंभिक भारत की सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईस्वी में ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था, यानी 200 BC से लेकर 200 AD के बीच, ठीक है, इसमें लिखा गया था। इसमें सलाह दी गई है, चूँकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि जैसे सीमा के कारण ही होता है कि मेरी बाउंड्री यहाँ है, मेरी बाउंड्री यहाँ है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें गुप्त निशान हमें लगाने चाहिए, जैसे पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत, उससे सीमाओं पर इस प्रकार के और तत्व भी भूमि छुपा कर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट हो ना हो। कह रहा है कि जो हमारे बाउंड्री है ना, उसके चारों किनारे या तो पत्थर के गाड़ दें या गाय के बाल, हड्डी, ये सब सारी चीज़ें गाड़ देंगे, लगा देंगे नीचे, तो इससे हमें सीमाओं का पता चलता रहेगा। अब देखते हैं भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ईसा की 8वीं शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थर पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुदे होते थे, ठीक है। यानी जो हमें भूमिदान के प्रमाण मिलते, भूमिदान का मतलब भूमि को दान में दिया जाता था, इसका उल्लेख हमें अभिलेखों में मिलता है, लेकिन कुछ अभिलेखों पत्र पर लिखे गए थे और कुछ ताम्रपत्रों पर खुदे हुए मिले हैं, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता है जो भूमिदान लेते थे। यानी भूमिदान लेते थे, उन्हें ताम्रपत्र पर प्रमाण पत्र दिया जाता था। भूमि के जो प्रमाण मिले हैं वो साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल, तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में। आइए कैसे अभिलेख पर ध्यान विचार करते हैं। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन के पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। कह रहा कि जो पहले जो थी महिलाओं को भूमि दान का अधिकार नहीं था, भूमि का अधिकार नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त की पुत्री थी, यानी चंद्रगुप्त की लड़की थी प्रभावती गुप्त। कौन सी थी? प्रभावती गुप्त। उसको कहा जाता है कि वो भूमिदान करती थी, वो भूमि की स्वामी थी तो भूमिदान करती थी। लेकिन अभिलेखों से पता चलता है कि प्रभावती स्वामी, इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। यह भी संभव कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता रहा। ये भी सही है कि भाई रानी थी तो रानी के लिए भाई ये सब तो मुमकिन हो ही सकता है कि उनके नाम से भूमि हो और वो दान करते हों। आम महिलाएं जो होती थी उनको ये शायद अधिकार नहीं था कि उनके नाम से भूमि हो, ठीक है, और वो दान करें। आगे अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः उनसे भुगतान देने पड़ते थे, ठीक है। अभिलेख में हमें कुछ ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है जो ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों को प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। इस प्रकार भूमिदान देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है, कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्रों में दान दिए गए हैं। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलता है। यानी कह रहा है कि जो भूमिदान है वो कहीं बड़ा, कहीं ज़्यादा दिया जाता था, कहीं छोटा दिया जाता था, ठीक है, वो अलग अलग डिपेंड होता था, ठीक है। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंशों द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट
स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्तियाँ आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। यानी जो राजा है वो आडंबर करने लगे कि हमें दान दो तो इससे ईश्वर खुश होंगे, या और सारी चीज़ें होती थी। भूमिदान का प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरों, शिल्पकार और जगह जगह घूम कर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। देखिए, ये जो वीडियो है ये आप लोग अपने आसपास सभी दोस्तों में, अपने ग्रुप में सेंड कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि एनसीईआरटी सीरीज की शुरुआत हुई। किसकी? एनसीईआरटी सीरीज की शुरुआत हुई है। और ये सीरीज में हम एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं, आगे उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। ऐसे सारे क्रम से हम सभी सब्जेक्ट को देखेंगे। आज का वीडियो हम इसी पे समाप्त करते हैं। अभी ये इसका एक दूसरा पार्ट आएगा, पार्ट 4 आएगा, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा तो लंबा अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी पढ़ने में सही नहीं लगेगा। तो इसका अगला पार्ट हम दूसरे वीडियो में करते हैं। तब तक देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।